डायना की हिस्टेरिकल चीखें खत्म होते ही पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एक अजीब, डरावनी खामोशी में डूब गया। सलीना आराम से अपनी कुर्सी पर पीछे टिक गई, उसके होंठों के कोने पर हल्की सी ठंडी मुस्कान थी। ये टेढ़े मेढ़े इल्जाम सुनते ही हैटी का खून खौल उठा। वो तुरंत उठकर डायना को मारने दौड़ने ही वाली थी। लियोन ने उसे कसकर रोक लिया। यहाँ नहीं, उसने कहा, वरना मुझे तुम्हें बचाने आना पड़ेगा। हैटी गुस्से से चिल्लाए, मैं नाबालिग हूँ और मुझे मेंटल इलनेस है। अगर मैंने इस बिच को पीट पीट कर मार दिया, तो गलती उसी की होगी। लियोन चुप रहा। हैटी की बात सुनते ही लियोन को वो जानकारी याद आ गई जो ऑस्वाल्डो ने अभी अभी उसे दी थी। उसके दिल में हल्की सी कड़वाहट भर गई। बकवास मत करो, लियोन ने लड़की को और जोर से अपने सीने से लगा लिया। अगर तुम सच में उसे मार दोगी, तो सलीना खुद तुम्हें सबक सिखाएगी। हैटी का गुस्सा अपने चरम पर था, लेकिन लियोन के ये शब्द सुनते ही वो अचानक ठिठक गई। लेकिन भाई, ये बेशर्म औरत, ये कोई इस पर यकीन नहीं करेगा, लियोन ने ठंडी नजर से डायना को देखते हुए धीमे कहा। बहुत जल्द ये अपनी कीमत चुकाएगी। ऑस्वाल्डो और सलीना के चले जाने के बाद डायना और बाकी 3 मैकेनिक्स कई घंटों तक जंगल में फंसे रहे। आखिरकार यूनियन यूनिवर्सिटी का एयरक्राफ्ट उन्हें लेने आया। एयरक्राफ्ट से उतरते ही डायना ने सड़क पर लोगों को ये चर्चा करते सुना कि टर्नर फैमिली सलीना को मीटिंग के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट लेकर आई है। ये सोचकर कि कहीं सलीना सारा स्पॉटलाइट न ले जाए, डायना बाकी 3 मैकेनिक्स को लेकर हड़बड़ी में वहां पहुंची और बिना कुछ सुने समझे सीधे अपने इल्जाम उगल दिए। डायना को पूरा भरोसा था कि उसकी बात सुनते ही हेनरी और शॉ फैमिली सलीना पर टूट पड़ेंगे। लेकिन पूरा कॉन्फ्रेंस रूम खामोश रहा। हर नजर अजीब सी निगाह से उसी पर टिकी थी। डायना ने अनजाने में फ्रेडी की तरफ देखा, मगर वहां उसे एक ऐसे आदमी की ठंडी आंखें मिली, जिनमें जरा सी भी गर्मी नहीं थी। वो कांप उठी। उसे अचानक एहसास हुआ, शायद वो बहुत देर कर चुकी है। सलीना और मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स पहले ही सब कुछ बता चुके होंगे। डायना सलीना से दिल और जान से नफरत करती थी। वो जलती हुई आंखों से सलीना को घूरते हुए चीखी, मैं सच बोल रही हूँ। सलीना और मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स ने कई बार रिसर्च इंस्टीट्यूट के मैकेनिक्स को मारने की साजिश की है। वो हमें हमेशा के लिए चुप कराना चाहती थी, यही सच है। इनकी बातों में मत आना। मुझ पर भरोसा करो, इन पर नहीं। डायना मुड़ी और अपने पीछे खड़े रिसर्च डिपार्टमेंट के बाकी 3 लोगों को देखने लगी। मिरियम डायना का लहूलुहान चेहरा देखकर डर गई और तुरंत सिर हिला दिया। हाँ, मैं गवाही दे सकती हूँ। डायना जो कह रही है वो सच है। सलीना बेरहम है, उसने रिसर्च डिपार्टमेंट के मैकेनिक को नुकसान पहुंचाने की साजिश की। सबूत पक्के हैं। बाकी 2 मैकेनिक्स ने होंठ हिलाए, मगर आवाज नहीं निकली। डायना की खौफनाक नजर के नीचे वो घबराकर सिर हिलाने लगे। हाँ, ये सच है। हकीकत यही है। फ्रेडी ने आंखें बंद कर लीं। उसे डर था कि अगर उसने और सुना, तो वो यहीं इन बेवकूफों को मार डालेगा। काफी देर तक इल्जाम सुनने के बाद सलीना ने आलस से हाथ उठाकर अपने कान मले। शॉ फैमिली और रिसर्च इंस्टीट्यूट के लोगों को अब भी चुप देखकर उसने हैरानी से भौहें उठा लीं। प्रिंसिपल मार्शल की आंखों में अचानक सख्ती चमकी। वो झट से उठी और डायना के बाल पकड़ लिए। तुम्हें यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को नुकसान पहुंचाने और उसकी रेप्यूटेशन पर कीचड़ उछालने की हिम्मत किसने दी, छोटी बिच? ये प्रिंसिपल जमीन से उठकर ऊपर आई थी, अनगिनत बार खून बहा चुकी थी। उसकी दबंग ऑरा के सामने डायना की छो चालाकी कुछ भी नहीं थी। डायना के पीछे खड़े तीनों मैकेनिक्स डर के मारे चीखते हुए पीछे हट गए। डायना पहले ही जख्मों से भरी थी। बाल पकड़े जाने पर उसका चेहरा और भी बिगड़ गया, फिर भी वो जिद पर अड़ी रही। सच यही है, आप इसे छुपा नहीं सकती। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी के साथ उसे फिर जोरदार थप्पड़ मारा। डायना का चेहरा सुन्न हो चुका था, फिर भी वो चीखती रही। डेप्यूटी डीन मिस्टर शोर, आप सिर्फ सलीना और उन मिलिट्री स्टूडेंट्स की बात मत सुनिए। वो नहीं चाहते कि मैं रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड बनूं, इसलिए मुझे फंसाया गया है।
वो जितना चिल्लाए, जितना इंसाफ की भीख मांगी, किसी ने भी सलीना पर इल्जाम लगाने के लिए मुंह नहीं खोला। प्रिंसिपल मार्शल के हाथ से उसे छुड़ाने कोई आगे नहीं आया। सलीना ये सब देखते हुए मुस्कुरा उठी। कोई हैरानी नहीं कि यास्मिन और जेसिका स्वभाव और काबिलियत दोनों में कई लड़कों से ज्यादा सख्त थीं। किसी ने उन्हें सही एग्जाम्पल दिया था। प्रिंसिपल मार्शल का अंदाज सलीना को बेहद पसंद आया। पैट्रिक ने उसकी रुचि भांप ली और धीरे से बताया, प्रिंसिपल मार्शल पहले मेरे पिता के अधीन थीं। वो खास तौर पर अपने सोल्जर्स की हिफाजत करती थीं, इसलिए टर्नर फैमिली के बच्चों के लिए ज्यादा केयरिंग हैं। सलीना ने उत्सुकता से देखा। तुम्हारे पिता? पैट्रिक मुस्कुराया। तुम्हारे पिता के बड़े भाई, तुम्हारे अंकल। तुम जैसे ही, एक शानदार कमांडर। सलीना ने नजरें हटा लीं। उसे पैट्रिक की आंखों में देखने की हिम्मत नहीं हुई। दिल में हल्की सी टीस उठी। कम से कम उसके पास उसकी माँ थी, जबकि सामने खड़ा इंसान बचपन से ही अनाथ था, ऊपर से सालों तक वायरस की यातना। पैट्रिक ने उसकी बेचैनी महसूस की और सुबह ऑस्वाल्डो की कही बात याद करते हुए हल्की सी सांस ली। सलीना, चाहे कुछ भी हो, तुम अब भी टर्नर फैमिली की यंग लेडी हो। लेकिन अगर वो सच में टर्नर फैमिली की नहीं हुई, बल्कि उन्हीं लोगों से जुड़ी हुई निकली जिन्होंने टर्नर फैमिली को बर्बाद किया था। सलीना ने इस ख्याल से बचते हुए आगे देखा। प्रिंसिपल मार्शल ने डायना को 2 थप्पड़ मारने के बाद शायद ये समझ लिया था कि ऐसी औरत को सजा देना उनके स्तर से नीचे है। उन्होंने उसे झटककर बाहर फेंक दिया। मिस्टर मैथ्यूज, आपने भी देख लिया, प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडे लहजे में कहा। ये औरत क्या है? आज मैं इसे अपने साथ ले जा रही हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोई आपत्ति है? हेनरी ने गहरी सांस ली। साजिशों और चालों का आदी होने के बावजूद डायना की बेवकूफी ने उसे भी हिला दिया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि डायना जैसी चालाक औरत ने इतनी बड़ी गलती अकेले कैसे कर दी। प्रिंसिपल मार्शल, उसने कहा, मीटिंग के बाद हम इससे निपट लेंगे। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी के साथ वापस अपनी सीट संभाल ली। और उसी पल डायना को आखिरकार एहसास हुआ, कुछ बहुत गलत हो चुका था। उसने सिर उठाकर वहां मौजूद हर शख्स को देखा। डायना के सामने ठंडी और तिरस्कार से भरी आंखें थीं। यहाँ तक कि रिसर्च डिपार्टमेंट के वे युवा मैकेनिक्स, जो कभी उसे आइडोलाइज करते थे, एडमायर करते थे, आज उनकी आंखों में भी साफ नफरत झलक रही थी। एक ठंडी सिहरन डायना के दिल से होकर गुजरी। तब जाकर उसे समझ आया कि उसके कंट्रोल से बाहर कुछ बहुत बड़ा हो चुका है, और ये सब सलीना की वजह से हुआ है। और ये उसके लिए बेहद घातक था। डायना ने गुस्से और रिजेंटमेंट से सलीना को घूरा, लेकिन सलीना ने उसके भावों को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। वो बस आलस से अपनी ठुड्डी पर हाथ टिकाए बैठी रही। दीवार पर लगा एलसीडी स्क्रीन अचानक फ्लिकर हुआ, और स्क्रीन पर एक और औपचारिक, गंभीर कॉन्फ्रेंस रूम उभर आया। सलीना ने भौहें हल्की सी उठाई और चारों तरफ नजर दौड़ाई। जोन 6 के लीडर के दिखने पर वहां मौजूद किसी के चेहरे पर न हैरानी थी, न शौक। बदलते हालात के बीच डायना के चेहरे पर खुशी की एक झलक आई। वो आगे बढ़ी। मिनिस्टर, मिस बैरेट, एक गरिमा में आवाज ने डायना की बात काट दी। मीटिंग शुरू होने वाली है, कृपया चुप रहें। हेनरी के रोकते ही डायना ने बेबसी से दांत भींच लिए। कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद लगभग हर नजर अब बड़े स्क्रीन पर सलीना पर टिक चुकी थी। सलीना ने अपने लाल होंठों पर हल्की सी मुस्कान लाई और अलग अलग जोन्स के लीडर्स को बिना भाव बदले खुद को परखने दिया। भले ही बाद में एक एक्सीडेंट हुआ हो, लेकिन सलीना को अब भी अपनी कमांडिंग एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। ये सब देखकर डायना अंदर ही अंदर सलीना से और भी ज्यादा नफरत करने लगी। खामोशी तोड़ते हुए लोरेंजो ने सबसे पहले बात की। आज की मीटिंग के 2 मुख्य मुद्दे हैं। पहला, यूनियन यूनिवर्सिटी अरेना का मामला। दूसरा, रिसर्च डिपार्टमेंट के नए हेड की नियुक्ति। जोन 6 चाहता है कि इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। ये शब्द पढ़ते ही पूरे कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल चरम पर पहुंच गया। डायना ने अचानक सिर उठाया। उसके चेहरे पर शौक साफ था, रंग उड़ चुका था, और चेहरे के स्कार्स और भी ज्यादा उभर आए।
जोन 6 अचानक रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड के चुनाव में दखल क्यों दे रहा है? और उन्होंने किसे कैंडिडेट चुना है? यहाँ तक कि सलीना की आंखों में भी हल्की सी हैरानी दिखी। उसकी लेजी एक्सप्रेशन गायब हो चुकी थी और उसने आंखें हल्की सी सनकरी कर लीं। प्रिंसिपल मार्शल की तेज नजर सीधे पूल फैमिली की दिशा में गई। यूनियन यूनिवर्सिटी अरेना का मामला और मिलिट्री एकेडमी की छात्रा मिस टर्नर का नियर डेथ एक्सपीरियंस। मिस्टर पूल, क्या आप इसकी एक्सप्लेनेशन देंगे? क्राइस्ट की पैनी निगाहें सलीना पर टिकी हुई थीं। सलीना को पहले से शक था कि पूल फैमिली का उसके ऊपर हुए अटैक में हाथ है, लेकिन उसकी नजर क्राइस्ट से ऐसे फिसल गई जैसे उसमें न कोई रिजेंटमेंट हो, न कोई एक्यूजेशन। जैसे पूल फैमिली का उस पर हमला करना बिल्कुल नॉर्मल बात हो। क्राइस्ट गुस्से से भर उठा और धीमी आवाज में बोला, जिसने भी ये आदेश दिया है, प्रिंसिपल मार्शल उसे जरूर अकाउंटेबल ठहराएंगे। क्राइस्ट के ये शब्द सुनते ही पूल ग्रुप के लोग भड़क उठे। ऐसा लग रहा था मानो वो ये जताना चाहते हों कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। इस बार डेक्स्टर ने सच में अपने पोते को पूरी तरह नाराज कर दिया था। अगर उसने और दबाव डाला तो क्राइस्ट शायद उसे वहीं सबके सामने बेच भी दे, और तब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी हंसी। मिस्टर पूल के ये शब्द सुनने के बाद अब मुझे भी कोई रहम दिखाने की जरूरत नहीं है। यूनियन यूनिवर्सिटी पहले ही जुडिशरी को इस मामले में कार्रवाई के लिए ऑथराइज कर चुका है और इससे जुड़े सभी लोगों को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जा चुका है। मुझे पूरा यकीन है मास्टरमाइंड की पहचान ज्यादा दूर नहीं है। अपने पर्सनल गेन के लिए इस घटिया इंसान ने इतने मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स की जान को खतरे में डाला और जोन 6 की कीमती एसेट्स को नुकसान पहुंचाया। मैं खुद उसे मार डालूंगा। डायना की आंखें सदमे से फैल गईं। बाकी लोग भी प्रिंसिपल मार्शल की बातों से स्तब्ध रह गए। क्राइस्ट की वजह से लगभग सभी जानते थे कि पूल फैमिली का इस मामले में हाथ हो सकता है, लेकिन यूनियन यूनिवर्सिटी के छात्र टेक्निकली जोन 6 के रेजिडेंट थे और इन्वेस्टिगेशन तो जोन 6 को ही करनी चाहिए थी। लेकिन प्रिंसिपल मार्शल ने किसी से सलाह लिए बिना सीधे जुडिशरी को शामिल कर लिया, जिससे पूल फैमिली के हस्तक्षेप का हर रास्ता लगभग बंद हो गया। ऊपर से एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली भी इस मामले को छोड़ने वाले नहीं थे। अगर जुडिशरी को कोई भी सबूत मिल गया तो पूल फैमिली के पेट्रियार्क की हालत सच में खराब हो सकती थी। सबकी नजरें कभी सलीना पर जाती तो कभी प्रिंसिपल मार्शल पर। लोग तय नहीं कर पा रहे थे कि दोष सलीना पर डालें, एक फेम फेटल होने का, या प्रिंसिपल मार्शल को ज्यादा निर्दयी कहें। प्रिंसिपल मार्शल के इस एकतरफा फैसले ने जोन 6 के लोगों को पूरी तरह पावरलेस महसूस करा दिया था। आखिरकार यूनियन यूनिवर्सिटी के जोन 6 से करीबी रिश्ते थे, लेकिन वो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता था। कोई चाहकर भी खुलकर विरोध नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल मार्शल ने किसी को भी बोलने का मौका देने का इरादा नहीं रखा और ठंडे स्वर में कहा, यूनियन यूनिवर्सिटी का फैसला अंतिम है। मिस्टर मैथ्यूज, अब गेंद आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट के पाले में है। हमें भी जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आप रिसर्च डिपार्टमेंट के अगले हेड के रूप में किसे प्रमोट करने वाले हैं। उसके मॉकिंग टोन ने रिसर्च इंस्टीट्यूट के टॉप एग्जीक्यूटिव्स के चेहरे का रंग उड़ा दिया। एक दिन भी पूरा नहीं हुआ था और यूनियन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने सलीना की मैकेनिकल टैलेंट को पूरी दुनिया में फैला दिया था, और साथ ही ये बात भी फैल चुकी थी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में सलीना को बस एक डेकोरेटिव पीस बनाकर रखा। रिसर्च इंस्टीट्यूट का मजाक उड़ाया जा रहा था। टॉप एग्जीक्यूटिव्स के फोन हर तरफ से सवालों और तानों से फटे जा रहे थे। हालत ये थी कि उन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा गया। ऊपर से जोन 6 का दबाव, रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास अब कोई एस्केप रूट नहीं था। कहना गलत नहीं होगा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के एग्जीक्यूटिव्स भी उतने ही गुस्से में थे जितना यूनियन यूनिवर्सिटी। रिसर्च डिपार्टमेंट के अगले हेड का मुद्दा सामने था, इसलिए डायना ने खुद को जबरदस्ती काम किया। रिसर्च इंस्टीट्यूट, शॉ फैमिली, यहाँ तक कि पूल फैमिली और सेकंड डिस्ट्रिक्ट सब उसके सपोर्ट में थे। और ऊपर से सीक्रेट पर्ल सलीना के पास होने के बावजूद भी
वो रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की पोजीशन के लिए क्वालिफाइड नहीं थी। डायना की सबसे बड़ी कमजोरी अब जॉइंट कंपटीशन में हुई वो माइनर मिस्टेक्स थी। अगर वो उन्हें ठीक से एक्सप्लेन कर दे तो रिसर्च डिपार्टमेंट हेड की कुर्सी उसी की थी। ये सोचकर डायना ने गहरी सांस ली और अपनी पीठ सीधी की। हेनरी खड़ा हुआ, सामने वाले कॉन्फ्रेंस रूम की ओर देखा और गंभीरता से बोला, रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अभी तक नए हेड के कैंडिडेट पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। रिसर्च डिपार्टमेंट के ये युवा लोग अभी एक्सपीरियंस की कमी रखते हैं। फिलहाल कोई भी उस जिम्मेदारी को उठाने लायक नहीं है। और हेनरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डीन का आज सुबह फोन आया था। वो अगले महीने मिस बैक्स्टर की टीम के साथ देश वापस लौट रहे हैं और रिसर्च डिपार्टमेंट के नए हेड का चयन वो खुद करेंगे। ये सुनते ही कमरे में फिर से खलबली मच गई। यहाँ तक कि जोन 6 के कई लोग भी भौहें सिकोड़ बैठे। सलीना ने माहौल में आए बदलाव को महसूस किया और पैट्रिक की ओर मुड़कर देखा। पैट्रिक समझ गया कि कैपिटल की कई बातें सलीना को नहीं पता और उसने धीमी आवाज में कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट की पोजीशन काफी स्पेशल है। यहाँ तक कि सिडनी और बाकी लोग भी उसे फेस देने पर मजबूर होते हैं। सलीना को सोच में डूबा देखकर पैट्रिक ने उसे दिलासा दिया, लेकिन सलीना, वरी मत करो। रिसर्च इंस्टीट्यूट आखिरकार ताक की ही सुनता है। रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन तुम्हारी ही होनी चाहिए। सलीना ने भौहें उठाई और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मुझे रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनना मंजूर है। ये रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए एक ऑनर होगा और अगर इन्होंने मुझे प्रोवोक किया तो मैं इन बूढ़े आदमी औरतों को ऐसा पछताऊंगी कि ये रोते रोते याद करेंगे। पैट्रिक ने उसके घमंडी लेकिन आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा और उसके दिल में हल्का सा गिल्ट उभरा। अगर टर्नर फैमिली की वजह न होती तो सलीना को ऐसी बेइज्जती सहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी काबिलियत के साथ वो जहां भी जाती सबसे ज्यादा वैल्यू की जाती। हेनरी के फैसले की खबर सुनते ही डायना खास तौर पर नाराज हो गई। उसके हिसाब से हेनरी को सीधे उसका नाम लेकर उसे ही रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बना देना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उल्टा अभी विदेश में मौजूद डीन का नाम लेकर फैसला टाल दिया। क्या सिर्फ इसलिए कि यूनियन यूनिवर्सिटी की कंपटीशन में उसने कोई अचीवमेंट नहीं की थी? डायना के दिल में कड़वाहट भर गई। बड़ी स्क्रीन पर जोन 2 के लीडर ने ठंडे लहजे में कहा, मिस्टर बैक्स्टर ने कई सालों से रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए खुद को समर्पित किया है। उनके लौटने तक इंतजार करना बिल्कुल सही है। जब मौजूदा लीडर की बात आई तो जैसे विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। सबकी नजरें एक ही दिशा में टिक गईं, जैसे वहां कोई बेहद अहम शख्स मौजूद हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट की टॉप मैनेजमेंट के चेहरों पर भी कोई ढील नहीं थी। वो ऑस्वाल्डो को ऐसे घूर रहे थे जैसे किसी बड़े दुश्मन का सामना कर रहे हों। अचानक ऑस्वाल्डो ने सलीना को पुकारा, जो सिर झुकाए पैट्रिक से बात कर रही थी। सलीना, इधर आओ। उसने उसकी आवाज सुनी और सिर उठाया। उसकी आंखों में एक जटिल सा भाव चमका, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसने मना नहीं किया। अगर सलीना जाना चाहती है तो जाने दो, ऑस्वाल्डो ने कहा, उसे रोकते हुए नहीं। सलीना उठी और उसकी ओर बढ़ गई। ऑस्वाल्डो ने हाथ उठाकर उसे अपनी बाहों में खींच लिया और बैठा लिया। उसकी गहरी, नर्म नजर सलीना के चेहरे पर ठहर गई। वो मुस्कुराया, लेकिन आवाज में हल्की सी ठंडक थी। अगर आज रिसर्च इंस्टीट्यूट तुम्हें रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन नहीं देता तो तुम मेरे साथ घर चलो। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाऊंगा जो सिर्फ तुम्हारा होगा, और तब तुम इस पूरे इंस्टीट्यूट को वेस्टलैंड बना सकती हो। उस आदमी की इस साफ धमकी को सुनते ही टॉप मैनेजमेंट के चेहरों का रंग उड़ गया। क्राइस्ट ने आंखें हल्की सी सनकरी की और ठंडी हंसी हंसी। फ्रेडी ने गुस्से में मुट्ठियां भींच ली, उसका चेहरा बेकाबू क्रोध से टेढ़ा हो गया।
सलीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ऑस्वाल्डो की पतली उंगलियों ने बड़ी नरमी से सलीना के कान के पीछे बालों की एक लत सरका दी। मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, उसने धीमे से कहा। इनमें इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम्हें बार बार सफ़र करवाएं? उसकी पत्नी ऊंचे और सम्मानित घर में पैदा हुई थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि आज वो इन लोगों के सामने खड़ी है, और वो भी रिजेक्ट होने के लिए। वो ये सोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सलीना का एक भी बाल कम हो। लेकिन इसके बावजूद इंस्टीट्यूट के इन रिसर्चरों ने उसे बार बार ठुकराया, छोटी छोटी बातों पर दोष निकाले और उसे कई बार संकट और मौत के करीब तक पहुंचा दिया। ऑस्वाल्डो की लंबी पलकों ने झुककर उसकी आंखों को ढक लिया और उसके चारों ओर बर्फीली ठंडक फैल गई। उसके शब्दों ने पूरे हॉल में हलचल मचा दी, यहाँ तक कि उन रिसर्चरों में भी, जो आमतौर पर अंदरूनी झगड़ों में दिलचस्पी नहीं रखते थे। अगर सिर्फ टर्नर फैमिली होती तो शायद इंस्टीट्यूट अभी भी टिक सकता था। आखिर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना आसान नहीं होता। बहुत मेहनत और रिसोर्सेज लगते हैं, और टर्नर फैमिली के पास भी इतना सब कुछ होते हुए इसे तुरंत खड़ा करना मुमकिन नहीं था। लेकिन अगर एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली साथ आ जाएं, तो सलीना के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना कौन सी मुश्किल बात थी। सलीना की डरावनी काबिलियत, टर्नर और एंडरसन परिवारों के टैलेंट, रिसोर्सेज और उनका रुतबा, इन सब के साथ राजधानी का पूरा रिसर्च फील्ड 2 हिस्सों में बंट जाता। इंस्टीट्यूट के लोग इस बारे में ज्यादा सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। बस ये ख्याल आते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। उसी पल एक और आवाज हल्के से गूंजी, अगर मिस टर्नर रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाना चाहें तो रिडल फैमिली भी मदद करने में कोई दिक्कत नहीं रखती। ये सुनते ही सबके चेहरों के रंग फिर बदल गए। फ्रेडी ने दांत पीसते हुए पूछा, मिस्टर रिडल कब से मिस टर्नर के इतने करीब हो गए? लियोन ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे बस इतना बुरा लगता है कि इंस्टीट्यूट इतनी बड़ी प्रतिभा को ज़ाया कर रहा है। आखिर मिस टर्नर की एबिलिटी सबके सामने है। एक बार फिर पूरा इंस्टीट्यूट खामोश हो गया, क्योंकि लियोन जो कह रहा था वो सच था। अगर मिस सलीना टर्नर की पहचान को एक पल के लिए भी अलग रख दिया जाए, तो सिर्फ मैकेनिकल फील्ड में उसकी जानकारी और काबिलियत के मामले में पूरे हेज कंट्री में उसका मुकाबला कौन कर सकता था। सीधी सी बात थी, सलीना का यहाँ आकर रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनने के लिए तैयार होना इंस्टीट्यूट के लिए किसी वरदान से कम नहीं था। लेकिन हेनरी और कुछ लोग अपने निजी फायदों के लिए ऐसी बेहतरीन प्रतिभा को बार बार ठुकराते रहे। इससे वो असली रिसर्चर, जो सच में साइंस से प्यार करते थे, अंदर ही अंदर उबलने लगे। सलीना को भी ये सब देखकर थोड़ी हैरानी हुई। उसकी योजना में मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुर्सी तो डायना द्वारा सेक्रेड पर्ल की चोरी उजागर होने के बाद ही तय होनी थी। आज यहाँ आने का उसका मकसद सिर्फ इतना था कि डायना को पूरी तरह कैंडिडेट्स की लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। इसलिए हेनरी की चालबाजियों की उसे ज्यादा परवाह नहीं थी, लेकिन उसने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऑस्वाल्डो अचानक ऐसा कुछ कह देगा। सलीना ने उस आदमी के बेहद खूबसूरत चेहरे की ओर देखा, उसकी आंखों में डूबी हुई नरमी से सामना किया और मुस्कराते हुए पूछा, मेरे लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाओगे? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं उसे बर्बाद कर दूंगी? ऑस्वाल्डो ने उस लड़की की चमकती आंखों को देखा। उसके होंठों के कोने हल्के से उठे। नहीं, उसने कहा, मुझे डर नहीं लगता। सलीना मुस्करा दी। विवन और डायना ये सब देखकर लगभग जल उठी। खास तौर पर डायना, उसे लगा था कि हेनरी द्वारा उसे नॉमिनेट न करना ही सबसे बुरा नतीजा है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऑस्वाल्डो अचानक ऐसा कदम उठाएगा और उसके लिए हर रास्ता बंद कर देगा। गुस्से के साथ साथ डायना का दिल डर और बेचैनी से भर गया। पूरे हॉल में 1-2 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा।
सबसे पहले खड़े हुए वो बूढ़े वैज्ञानिक जो दिल से रिसर्च को समर्पित थे। मिस्टर मैथ्यूज, उनमें से एक ने कहा, मिस्टर एबिलिटी और कैरेक्टर दोनों में ही मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पोजीशन के लिए पूरी तरह योग्य हैं। मुझे यकीन है अगर प्रेसिडेंट जी यहाँ होते तो वो भी उनका समर्थन करते। मिस्टर मैथ्यूज, एक और आवाज़ गूंजी, मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की कुर्सी बहुत समय से खाली है, जो डिपार्टमेंट के विकास के लिए ठीक नहीं। मिस टर्नर काबिलियत और चरित्र दोनों में बेहतरीन है। ये पोजीशन उन्हीं को मिलनी चाहिए। सेकेंडेड। सलीना ने हैरानी से उन रिसर्चरों को देखा जो अचानक उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। उसे सच में थोड़ा अटपटा लगा। अगर सिर्फ सीनियर रिसर्चर होते तो शायद वो ज्यादा हैरान न होती, लेकिन जिन युवाओं ने उसका साथ दिया उनमें से आधे वही लोग थे जो पहले डायना के कट्टर समर्थक थे और सलीना का खुलकर विरोध करते थे। अब उनका यो अचानक सलीना के पक्ष में खड़ा होना कुछ तो गड़बड़ था। सलीना ने अपनी पतली उंगलियों से उन युवाओं की तरफ इशारा किया और धीमी आवाज में ऑस्वाल्डो से पूछा, इनका क्या मामला है? ऑस्वाल्डो ने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, तुम सबसे बेहतर की हकदार हो। सलीना ने पलकें झपकाईं। भले ही ये सब उसकी उम्मीद से बाहर था, लेकिन अगर इसी वजह से उसे रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन मिल जाती तो उसकी बहुत मेहनत बच जाती। ये सोचते हुए सलीना ने आराम से अपनी नज़र रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक हाई रैंकिंग व्यक्ति की ओर घुमा दी। ये नज़ारा देखकर डायना लगभग पागल हो गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि एक ही रात में सब कुछ कैसे पलट गया, जैसे हर कोई पूरी तरह उसके खिलाफ हो गया हो। रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की बात आते ही शॉ सिबलिंग्स ने जैसे कानों में तेल डाल लिया हो, न कुछ कहा न कुछ सुना। हेनरी ने भी उससे एक शब्द तक नहीं कहा। रिसर्च इंस्टीट्यूट के वो लोग जो पहले उसका खुलकर समर्थन करते थे, अब सब सलीना के पक्ष में खड़े थे। यहाँ तक कि जोन 2 के वो हाई लेवल अफसर जो पहले उसे काफ़ी अहमियत देते थे, अब उसके लिए एक शब्द बोलने को भी तैयार नहीं थे। बेहद गुस्से में डायना का दिमाग काम करना बंद कर गया। उसने हेनरी की चेतावनी की परवाह किए बिना सबके सामने खड़े होकर जोर से चिल्लाया, आई डिसएग्री। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैं कई सालों से रिसर्च डिपार्टमेंट में हूँ, जबकि सलीना ने तो कभी डिपार्टमेंट के अंदर कदम भी नहीं रखा। वो मेरी बराबरी कैसे कर सकती है? और एबिलिटी की बात करें तो मैं हेज कंट्री की सबसे बेहतरीन मैकेनिक हूँ, सेक्रेड पर्ल को डिकोड करने वाली इकलौती इंसान। मिस्टर मैथ्यूज, रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनने की सबसे ज्यादा हकदार मैं हूँ, सलीना नहीं। बोलकर डायना को लगा था कि उसे जोरदार समर्थन मिलेगा, लेकिन उसने देखा सबने बस गर्दन घुमाई, उसे बेरुखी और नफरत से देखा और फिर नजरें फेर ली जैसे वो वहां मौजूद ही न हो। यहाँ तक कि हेनरी भी शांत बैठा रहा, मानो उसने उसकी आवाज सुनी ही न हो। डायना के साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ था। गुस्से से उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो फिर से जिद करके बोलना चाहती थी, लेकिन तभी फ्रेडी ने उसे बर्फीली नज़र से देखा और ठंडे स्वर में कहा, शट अप। उस आदमी की जानलेवा नज़रों से डायना सिहर गई। उसने मजबूरी में अपने शब्द निगल लिए। रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदरूनी पद का फैसला होते ही प्रिंसिपल मार्शल ने तंज भरी हंसी के साथ कहा, मतलब आप लोग इतने बूढ़े हो गए हैं, फिर भी सच का सामना करने में दिक्कत होती है। क्या आपने बाहर के लोगों को नहीं सुना जो मिस टर्नर के साथ आपके बार बार किए गए व्यवहार की वजह से पूरे रिसर्च इंस्टीट्यूट को कोस रहे हैं? सिर्फ अपनी इज्जत की मत सोचिए, कम से कम इंस्टीट्यूट की रेप्यूटेशन और फेस के बारे में तो सोचिए। इतना सब हो जाने के बाद भी आप लोग मामला टालना चाहते हैं, जैसे मिस्टर बैक्स्टर के लौटने पर आपको मिस टर्नर से बेहतर कोई मैकेनिक मिल ही जाएगा।
मैं आपको याद दिला दूं, मिस टर्नर की मैकेनिकल टैलेंट की चर्चा अब हर जगह फैल चुकी है। सिर्फ ये नहीं कि मिस्टर टर्नर और बाकी लोगों ने उनके लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ा करने की बात कही है, बल्कि ओवरसीज के लोग भी। अगर उन्हें ये सब पता चल गया और मिस टर्नर को कहीं और ले जाया गया या उसे कुछ हो गया, तो क्या आप सच में इसके कॉन्सिक्वेंसेस झेल पाएंगे? प्रिंसिपल मार्शल की तीखी बातों से कई हाई लेवल अफसरों के चेहरे और भी ज्यादा काले पड़ गए। वहीं जो रिसर्चर चुपचाप मेहनत कर रहे थे, उनके दिल में भी असंतोष और गहरा हो गया। हेनरी को गले तक चढ़ाए गुस्से को दबाने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ा। अगर यूनियन यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा हंगामा न खड़ा किया होता, तो आज रिसर्च इंस्टीट्यूट इतनी पैसिव हालत में क्यों होता? और अब ये औरत उसी बात को पकड़कर उन्हें धमका रही थी। जब सलीना ने देखा कि रिसर्च इंस्टीट्यूट के इतने हाई लेवल लोग उसे टक्कर देने के बावजूद कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो उसे दिल से सुकून मिला। उसने भौहें उठाई और मुस्कराकर कहा, मैंने रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड बनना सिर्फ इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट मेरे परिवार टर्नर फैमिली ने बनाया है। वरना आप जैसे लोग मुझे इनवाइट करने के भी काबिल नहीं होते। उसका लहजा हल्का था, उसमें कोई खुला तिरस्कार नहीं था, लेकिन उसके शब्दों में छुपा हुआ घमंड और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। सिडनी मुस्कुराया और बोला, तो लड़की को खुद पर इतना भरोसा है? सलीना ने थोड़ी ऊपर उठाए होठों पर टेढ़ी सी मुस्कान लाए और शान से कहा, मेरे फील्ड में कोई मुझे हरा नहीं सकता। सिडनी जोर से हंसा, ग्रेट। लॉरेंसो भी तारीफ किए बिना नहीं रह सका। कोई हैरानी नहीं कि तुम कैलम की बेटी हो, बिल्कुल अपने पिता जैसे। ऊपर से वो शांत और आज्ञाकारी लगती थी, लेकिन असल में उसका घमंड ऐसा था कि सामने वाला जल उठे। ये सुनते ही रिसर्च इंस्टीट्यूट के हाई लेवल अफसरों को समझ आ गया कि हालात अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। अगर उन्होंने और इनकार किया, तो नतीजे सच में बेकाबू हो सकते थे। हेनरी ने गहरी सांस ली और भारी आवाज में सलीना से कहा, मिस टर्नर, हमने पहले जानबूझकर आपको रिसर्च डिपार्टमेंट में आने से नहीं रोका था। बस इतना है कि आप भले ही बेहद काबिल हों, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशंस अभी पूरी नहीं थीं। आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए था। सलीना मुस्कराए, तो मिस्टर मैथ्यूज, अब आपने अपना माइंड बदल लिया। हेनरी ने सिर हिलाया। मिस टर्नर, आपकी आउटस्टैंडिंग एबिलिटी और यूनियन यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिकल कंपटीशन में बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखते हुए रिसर्च इंस्टीट्यूट ने फैसला किया है कि आपको नया हेड ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट नियुक्त किया जाए। जिंदगी भर चाले चलने वाले हेनरी के दिल में ये शब्द कहते हुए भी एक चुभन उठी। इस बार रिसर्च इंस्टीट्यूट को सच में घाटा हुआ था। सलीना मुस्कराए, जब मिस्टर मैथ्यूज इतनी सिंसियरिटी से मुझे इनवाइट कर रहे हैं, तो मैं भी फॉर्मेलिटीज नहीं दिखाऊंगी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के सीनियर लोगों के चेहरे बुरी तरह से सिकुड़ गए, लेकिन टर्नर फैमिली खुशी से झूम उठी। मिस टर्नर के हेड बनते ही टर्नर फैमिली ने आधिकारिक तौर पर रिसर्च इंस्टीट्यूट में अपनी जगह बना ली थी। इसका मतलब ये भी था कि उन्होंने आखिरकार इंस्टीट्यूट पर कुछ कंट्रोल वापस पा लिया था। डायना ने देखा कि जो पोजीशन उसे मिलनी चाहिए थी, वो सलीना के हाथ चली गई। उसने फ्रेडी की चेतावनी को नज़रअंदाज किया, फिर से मेज पर जोर से हाथ मारा और गुस्से में चिल्लाई, मिस्टर मैथ्यूज, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करती। उसने उंगली उठाकर सलीना की ओर इशारा किया और पागलों की तरह चिल्लाई, सलीना किसी भी मामले में मेरी बराबरी नहीं कर सकती। फिर वो मुझे कुचलकर रिसर्च डिपार्टमेंट की हेड कैसे बन गई? मैं ही रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड की पहली कैंडिडेट हूँ। उसने इस पोजीशन के लिए सालों तक संघर्ष किया था। वो लगभग शिखर पर पहुंच ही गई थी और आखिरी पल में सलीना ने उसे नीचे धकेल दिया।
ये गिरावट डायना के लिए बर्दाश्त से बाहर थी। उसका चेहरा विकृत हो गया और उसने सलीना को नफरत भरी नजरों से घूरा। दो सबसे अहम फैसले हो चुके थे, अब बाकी लोगों के पास डायना के मामले को देखने का वक्त था। रिसर्च डिपार्टमेंट का एक युवा सदस्य ठंडे स्वर में बोला, मिस टर्नर वाकई आपसे बेहतर नहीं है। डायना की आंखों में चमक आ गई, लेकिन अगले ही पल उसने सुना, वो आपसे बेशर्मी, दुष्टता और झूठ बोलने में बेहतर नहीं है। सच को तोड़ मरोड़ने में भी वो आपसे पीछे हैं, और जानवरों जैसी बेरहमी में तो वो आपकी बराबरी कभी कर ही नहीं सकती। डायना का चेहरा जड़ हो गया। उसने गुस्से से सलीना को घूरते हुए चिल्लाया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सब सलीना के झूठ और बदनामी है। सलीना ऑस्वाल्डो की बाहों से उठी और धीरे धीरे बेपरवाही से डायना की ओर चल पड़ी। डायना लाल आंखों से सलीना को घूर रही थी। सलीना ने ठंडे भाव से डायना की तरफ देखा और सख्त आवाज में कहा, सिडनी, लॉरेंसो और जोन 6 के सभी सदस्य, मैं किसी पर औपचारिक आरोप लगाना चाहती हूँ। डायना का दिल जोर से धड़क उठा। मौके पर मौजूद हर कोई सन्न रह गया। सलीना और डायना को आमने सामने देखकर सब तुरंत समझ गए कि सलीना किस पर आरोप लगाने वाली है। जोन 6 के बड़े बड़े लोगों के सामने सीधे डायना पर आरोप लगाना, ये साफ था कि डायना अब लगभग खत्म हो चुकी थी। लॉरेंसो ने डायना की ओर एक ठंडी नज़र डाली और नाक से हल्की सी हंसी निकाली। किस पर आरोप लगाना चाहती हो? सलीना ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिसर्च डिपार्टमेंट की मैकेनिकल इंजीनियर डायना पर। डायना ने दांत भींचे और सलीना को घूरा। किस जुर्म का आरोप? लॉरेंसो ने पूछा। सलीना का चेहरा पत्थर जैसा सख्त हो गया। वो एक एक शब्द साफ और ठंडे लहजे में बोलने लगी। पहला आरोप, यूनियन यूनिवर्सिटी की कंपटीशन के दौरान असली गोलियां अंदर लाना, उन्हें छात्रों की बंदूकों में भरना, मैकेनिकल इंजीनियर की हत्या की कोशिश करना और सारा इल्ज़ाम यूनियन यूनिवर्सिटी पर डालना। दूसरा आरोप, आदेशों की अवहेलना करना, घमंड में आकर हालात बिगड़ना, जिससे लगभग सभी की जान जाने वाली थी। तीसरा आरोप, अत्यंत गंभीर स्थिति में एक मिलिट्री अकादमी के छात्र को बलि चढ़ा देना। चौथा आरोप, आपात स्थिति में अपने ही साथियों पर छुपकर हमला करना। पांचवा आरोप, बिना सोचे समझे हथियारों का इस्तेमाल कर निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाना। और छठा आरोप, अपने निजी स्वार्थ के लिए गन पाउडर से छेड़छाड़ करना, ताकि सभी मिलिट्री अकादमी के छात्रों को मार दिया जाए। जैसे जैसे सलीना बोलती गई, डायना के माथे पर पसीना परत दर परत चढ़ता गया। आखिरी आरोप तक पहुंचते पहुंचते वो पूरी तरह पसीने से भीग चुकी थी। खास तौर पर आखिरी वाक्य ने डायना को अंदर तक हिला दिया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वो नफरत से सलीना को घूरते हुए चिल्लाए, ये सब बकवास है, सच्चाई इसके उलट है, मैंने सबको बचाया। सलीना ने उन मिलिट्री अकादमी के छात्रों के साथ मिलकर मुझे फंसाया है, बदनाम किया है। सलीना ने ठंडी हंसी हंसी और स्क्रीन पर मौजूद जोन 6 के बड़े लोगों की ओर देखा। क्या आप में से कोई इस केस की सुनवाई करना चाहेगा? कोई भी नहीं बोला। लॉरेंसो ने सीधे फैसला सुना दिया, आरोप सिद्ध होते हैं। सलीना एक पल के लिए चौंक गई। डायना का चेहरा स्याह पड़ गया। उसने अचानक सिर उठाया और चिल्लाए, मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये फैसला एक्सेप्ट नहीं करती। सलीना ने उन छात्रों के साथ मिलकर सच्चाई को तोड़ा मरोड़ा है और मुझे फंसाया है। प्रिंसिपल मार्शल ने तंज भरी मुस्कान के साथ मेज पर रखा रिमोट दबाया। एलसीडी स्क्रीन ऑन हो गई। झूठा इल्जाम, कौन सा हिस्सा झूठा है? डायना ने ऊपर देखा और बड़ी स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें देखते ही उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। बूम, जैसे उसके भीतर कुछ फट गया हो। हड्डियां तक ठंडी पड़ गईं। वो लड़खड़ाकर पीछे हटी,
उन वीडियो क्लिप्स को अविश्वास से देखती रही, जो एक एक करके उसके गुनाहों को ठोक ठोक कर साबित कर रही थी। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी 3 मैकेनिक, जो उसके साथ आए थे, भी पीले चेहरों के साथ लाइव फुटेज देखते रह गए। सलीना कुछ सेकंड तक स्तब्ध रही, और फिर उसे अपने मन में लंबे समय से उठ रहे सवाल का जवाब मिल गया। उसे समझ आ गया कि आज रिसर्च इंस्टीट्यूट और शॉ फैमिली के लोग इतने चुप क्यों थे। क्योंकि सबूत पहले ही तैयार थे। अब किसी शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ ऑस्वाल्डो की ओर देखा। मिस्टर शॉ, मैंने आपको बहुत पहले चेतावनी दी थी कि डायना एक लायबिलिटी है। आपने मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं किया? फ्रेडी सलीना की पीठ को घूरता रहा। उसकी हथेली की नसें उभर आईं। डायना कांप रही थी। उसमें फ्रेडी के चेहरे की तरफ देखने की हिम्मत तक नहीं थी। चारों ओर से आती ठंडी और नफरत भरी नजरों के बीच उसने अचानक चिल्लाकर कहा, मैंने गन पाउडर से छेड़छाड़ नहीं की। मैं सभी मिलिट्री छात्रों को मारना नहीं चाहती थी। वो जानती थी बाकी सारे आरोप वो मान भी ले तो शायद बच जाए, लेकिन अगर आखिरी आरोप मान लिया तो सब कुछ खत्म। सलीना रुकी। उसने आधा सा मुस्कुराकर सिर घुमाया और डायना की ओर देखा। मिस बैरेट, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गई थी। मिलिट्री छात्रों की सुरक्षा के लिए जिन सामग्रियों का जिक्र मैंने गन पाउडर बनाने में किया था, उनकी पावर सीमित होती है। उनसे इतना बड़ा विस्फोट होना मुमकिन ही नहीं। डायना का चेहरा और सफ़ेद पड़ता गया। सलीना की आवाज़ और ठंडी हो गई। मेरा इरादा उस भालू को सीधे उड़ाने का कभी था ही नहीं। मैं सिर्फ गुफा और चट्टानों की दीवार गिराकर उसे ज़मीन के नीचे दबाना चाहती थी। डायना कुछ बोल पाती उससे पहले ही प्रिंसिपल मार्शल ने वो बात कह दी जिसने उसके गुनाहों पर आखिरी कील ठोंक दी। जेसिका ने तुम्हारे बनाए हुए गन पाउडर का एक हिस्सा छुपाकर रखा था। उसे टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। जल्द ही पता चल जाएगा कि तुमने उसमें छेड़छाड़ की थी या नहीं। डायना की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे जान ही निकल गई हो। रिसर्च इंस्टीट्यूट के बाकी लोग उसे और भी ज्यादा घृणा से देखने लगे। जो लोग अभी तक उसके लिए बोलने वाले थे, प्रिंसिपल मार्शल की बात सुनते ही चुप हो गए। अगर डायना ने सिर्फ सोचा होता तो शायद बचाव की गुंजाइश थी, लेकिन जब उसने सच में कदम उठा लिया था तो अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। डायना पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। सन्नाटे के बीच प्रिंसिपल मार्शल ने उंगलियां चटकाईं। पीछे खड़े 2 लोग आगे आए और डायना को हथकड़ी लगा दी। हथकड़ियों को देखते ही डायना डर से चीख पड़ी। मिस्टर मैथ्यूज, मिस्टर शॉ, पूरे हेज कंट्री में सिर्फ मैं ही सीक्रेट पर्ल को डिसाइफर कर सकती हूँ। प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी हंसी हंसी। मैं मिस्टर मैथ्यूज को पहले ही बता चुकी हूँ, हम तुम्हारे हाथ बेकार नहीं करेंगे। फिर उसने भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ले जाओ इसे। सब चुपचाप देखते रहे डायना को गिरफ्तार होते हुए। यूनियन यूनिवर्सिटी की कंपटीशन शुरू होने से पहले किसी ने भी नहीं सोचा था कि अंजाम ऐसा होगा। प्रिंसिपल मार्शल मुड़ी और सलीना की ओर देखा। मिस्टर न, मेरे छात्र आपसे व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद कहना चाहते हैं। क्या आप यूनियन यूनिवर्सिटी चलना चाहेंगी? सलीना ने ऑस्वाल्डो की तरफ देखा। ऑस्वाल्डो ने प्यार से उसके बाल बिखेरे। जल्दी घर आना। सलीना मुस्कुराए और खड़ी हो गई। हैटी दौड़ती हुई आई। सलीना ने उसका हाथ थामा और दोनों बहनें यूनियन यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ निकल गईं। आधे घंटे बाद सलीना यूनियन यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर पहुंची और सामने हैंडस्टैंड्स की एक पूरी लाइन लगी हुई थी। सलीना ने हल्की सी स्मर्क दी। हैटी ने उन छात्रों की ओर देखकर पूछा, सलीना, यास्मिन और बाकी लोग ये क्या कर रहे हैं? सलीना ने खांसते हुए कहा और आगे बढ़ी।
इन्होंने गलती की है, पनिशमेंट मिल रही है। हैटी ने उसकी ओर देखा। सलीना ने उसके बाल सहलाए और उन बच्चों की तरफ देखते हुए बोली, मिलिट्री स्कूल में डिसिप्लिन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। जब सलीना ने डायना को मारा तो इन्होंने देखा, लेकिन रोका नहीं। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग, ये ड्यूटी में लापरवाही थी। हैटी ने होंठ फुलाए। उस औरत को तो यही मिलना चाहिए था। सलीना उसे साथ लेकर आगे बढ़ी। वो डिजर्व करती थी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन डिसिप्लिन तोड़ना अलग बात है। मिलिट्री स्टूडेंट्स के लिए डिसिप्लिन हमेशा फर्स्ट होता है। बात करते करते वो काफी पास आ चुकी थी। थॉमस और रिचर्ड, जो घायल थे, उन्हें छोड़कर बाकी सब काफी देर से उल्टे लटके हुए थे। सलीना को देखते ही कुछ लड़के हैरान रह गए। जेसिका जोर से चिल्लाए, क्या उस बुरी औरत को पकड़ लिया गया? हाँ, अभी अभी प्रिंसिपल मार्शल उसे ले गई हैं। थैंक यू, मैं तो इंस्टेंट फुल हेल्थ में आ गया। केविन मुस्कुराया। मिस टर्नर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। सलीना ने उसकी तरफ देखा। तो आपने तय कर लिया? आप कौन सी कंडीशंस प्रपोज करना चाहते हैं? केविन कुछ कहने ही वाला था कि अचानक गेट के अंदर से जोरदार शोर के साथ लोगों का एक ग्रुप बाहर की ओर दौड़ पड़ा। सबसे आगे फेलिक्स था। वो फिसलते हुए सलीना के पास आया, घुटनों के बल बैठा और उसकी टांग से लिपट गया। सलीना, मैं अपनी पूरी एसेट्स लगा देने को तैयार हूँ, बस एक सुपर 3S क्लास वर्ल्ड एनाइलेटर के बदले। सलीना ने सिर झुकाकर उस नौजवान को देखा जो उसकी टांग पकड़े बैठा था। एक सुपर 3S क्लास वर्ल्ड एनाइलेटर की कीमत 1.8 मिलियन US$ है। तुम्हारी एसेट्स में इतना है? फेलिक्स की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठी। कोई बात नहीं, मैं इंटरेस्ट के साथ इंस्टॉलमेंट में पे कर दूंगा। मैं तो जिंदगी भर सिंगल रहने को भी रेडी हूँ। सलीना ने उसे एक झटके में दूर कर दिया। जो आदमी शादी करने की हैसियत नहीं रखता, उसे बोलने का हक भी नहीं। फेलिक्स के अंदर का छोटा सा एंजल जोर जोर से रोने लगा। फेलिक्स, बदमाश, तू सच में कनेक्शन के दम पर सक्सीड होना चाहता है? ब्रदर्स, इस शर्मनाक आदमी को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। मिस टर्नर, हम पनिशमेंट लेने आए हैं। सलीना कुछ बोल पाती, उससे पहले ही डिस्ट्रैक्शन की वजह से एलिमिनेट हुए मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स एक साथ हैंडस्टैंड करने लगे। उनकी मूवमेंट्स इतनी तेज और परफेक्टली सिंक्रोनाइज्ड थी कि पूरा सीन कुछ पल के लिए बेहद शानदार लगने लगा। सलीना मुस्कुराए और उस जाने पहचाने नज़ारे की ओर चल दी। इनके लिए एक पेन ले आओ। हैंडस्टैंड करते हुए भी मिलिट्री एकेडमी के स्टूडेंट्स ने आसपास के लोगों के चेहरों के एक्सप्रेशंस से समझ लिया कि कुछ गड़बड़ है, और सबके दिल में एक अजीब सी बैड फीलिंग दौड़ गई। पास खड़ा एक इंसान हंसते हुए बोला, मिस टर्नर, पेन किस लिए चाहिए? सलीना ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, 800 वर्ड्स की सेल्फ क्रिटिसिज्म लिखवाने के लिए। एक पल की खामोशी छा गई, और अगले ही पल हर तरफ से डिस्पेयर की चीखें गूंज उठी। मुझे पता था इतना इजी नहीं होगा। जिन मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स को तुरंत पनिशमेंट नहीं मिली थी, वो हंसते हुए भागे और कागज पेन ढूंढने लगे। केविन ने ये सब देखा और गहरी सांस ली। लेडी सलीना, मैंने फैसला कर लिया है। सलीना ने पलटकर उसकी तरफ देखा। केविन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप जिन गन डिज़ाइंस को कंट्रोल करती हैं, उनमें से मिलिट्री और पुलिस यूज़ के लिए सबसे सूटेबल गन डिज़ाइन प्रिंसिपल्स मुझे प्रोवाइड करें। ये शब्द निकलते ही पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हर कोई जानता था कि एक मैकेनिक के लिए सबसे कीमती चीज़ होती है स्ट्रक्चरल डिज़ाइन प्रिंसिपल। एक बार ये पब्लिक हो गया तो कोई भी उसे स्टडी कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, और उसी तरह की गन बना सकता है। सलीना ने उस चमकती आंखों वाले नौजवान को देखा और हल्की सी मुस्कान दी।
उसे स्मार्ट और एम्बिशियस यंग लोग पसंद थे। ओके, केविन को शायद इतनी आसानी से हाँ मिलने की उम्मीद नहीं थी। वो एक पल के लिए स्टन रह गया। इतना सरप्राइज होने की जरूरत नहीं, सलीना मुस्कुराए और कैंपस की तरफ चल पड़ी। रिसर्च डिपार्टमेंट की नई हेड होने के नाते रिजल्ट्स देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च डिपार्टमेंट से निकलने वाली फायर आर्म्स की पहली बैच मैं सबसे पहले यूनियन यूनिवर्सिटी को दूंगी, तुम्हारी कंपटीशन के रिवॉर्ड के तौर पर। पूरा मैदान सन्न रह गया। नौजवानों का एक ग्रुप उस लड़की की ग्रेसफुल और स्लेंडर फिगर को देखता रह गया। सबके चेहरों पर शौक साफ झलक रहा था। फिर सलीना बोली, जो लोग मेरे बाहर आने से पहले अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन पूरी नहीं करेंगे, उन्हें एक्स्ट्रा पनिशमेंट मिलेगी। एक ही पल में सब लोग एक हाथ से हैंड स्टैंड करते हुए और दूसरे हाथ से सेल्फ रिफ्लेक्शन लिखने में लग गए। एक्साइटमेंट और इमोशन सब भूल गए। सलीना काफी दूर निकल गई थी, फिर भी उसके पीछे से शोर और हंगामा सुनाई दे रहा था। अगर फ्यूचर में लड़ाई के दौरान मेरा ध्यान भटका तो मैं बास्टर्ड हूँ। सलीना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। हैटी ने पीछे मुड़कर देखा। कुछ मिलिट्री एकेडमी स्टूडेंट्स हैंडस्टैंड करते हुए सेल्फ रिफ्लेक्शन लिख रहे थे और बाकी स्टूडेंट्स एक दूसरे को गले लगाकर हाथ पांव हिलाते हुए खुशी से उछल रहे थे। धूप के नीचे उनके यंग चेहरे हंसी से भरे हुए थे और आंखों में एंथुजियाज्म और वाइल्डनेस झलक रही थी। अचानक हैटी को अपनी हथेली पर एक वार्म टच महसूस हुआ। उसने सिर घुमाया और देखा कि सलीना उसका हाथ थामे हुए है। हैटी ने सलीना के प्योर और जेंटल साइड फेस की तरफ देखा, पलकों को झपकाया और उसके ठंडे चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। विला के गेट पर एक ब्लैक स्पोर्ट्स कार खड़ी थी। ब्लैक कपड़ों में एक आदमी ने काका दूर खोला और बाहर निकला। सीढ़ियों पर इंतजार कर रहा आदमी तुरंत आगे बढ़ा। यंग मास्टर, मिस्टर जॉर्डन वापस आ गए हैं और स्टडी में आपका इंतजार कर रहे हैं। ऑस्वाल्डो की गहरी काली आंखों की पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी। अपने लंबे सीधे कदमों से वो स्टडी की ओर बढ़ गया। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर फ्रेंच विंडो के पास खड़ा आदमी जल्दी से सिगरेट बुझाकर मुड़ा, चारों तरफ देखा, लेकिन जिसे वो देखना चाहता था वो नजर नहीं आया। उसने पूछा, क्या लेडी सलीना आपके साथ वापस नहीं आई? ऑस्वाल्डो बिना कुछ बोले सोफा पर बैठ गया। उसकी काली आंखें और भी सनकरी हो गईं, उनमें ठंडी सी धुंध उतर आई। लूक ने माथे को दबाया और गहरी सांस ली। फेडरेशन भेजे गए लोगों को कुछ पता चला है, ये बात मुझे खुद आकर आपको बतानी पड़ी, उसने कहा। ऑस्वाल्डो ने अपनी लंबी पलकों को झुका लिया। उसकी एरी काली आंखें लूक पर टिक गई, ऐसी खामोशी के साथ जैसे सब कुछ खत्म कर देने वाली हो। ऑस्वाल्डो ने कुछ नहीं कहा, लेकिन लूक के दिल में पहली बार अजीब सी घबराहट उठी। काफी मुश्किल से उसने आवाज निकाली, क्या आपको वो शख्स याद है जिसकी कुछ महीनों पहले फेडरेशन में मौत हो गई थी? उस मौत की खबर ने कई फील्ड्स को हिला दिया था, यहाँ तक कि दूर का हेज कंट्री भी प्रभावित हुआ था। लेकिन उस वक्त उनके लिए वो बस एक शौक और अफसोस की खबर थी। पर अब, लूक के बोलते ही, उसने साफ महसूस किया कि सोफा पर बैठा वो परफेक्ट और फ्लॉलेस आदमी एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। ऑस्वाल्डो ने अपनी गहरी, डरावनी आंखें उठाईं और बिना हिले डुले उसे घूरने लगा। उस इंटेंस नजर के दबाव में लूक का गला जैसे रुई से भर गया हो, बोलना मुश्किल हो गया। उस शख्स का नाम सलीना रिडल था। ये कहते हुए लूक को लगा जैसे वो पागल हो रहा हो, वरना वो इतनी अनबिलीवेबल बात कैसे सुन सकता था। एक ऐसी इंसान जो मर चुकी थी, उसका नाम ऑस्वाल्डो की नई नवेली वाइफ जैसा ही था। और उससे भी ज्यादा अजीब ये कि उसकी मौत की खबर के साथ ही क्रीफिया की लेडी सलीना अचानक चेंज हो गई और हर फील्ड में एक्टिव होने लगी।
दुनिया में इतनी बड़ी कोइंसिडेंस कैसे हो सकती है? ऑस्वाल्डो की सांस कांप गई और उसका चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में वायलेंट और जेंटल इमोशंस एक साथ उमड़ आए। ल्यूक ने उसे हैरानी से देखा। बचपन से उसने इस आदमी के कई रूप देखे थे, कोल्ड, वायलेंट, रूथलेस, क्रूर, लेकिन कभी फेयर और वल्नरेबिलिटी नहीं। कमजोर बना देने वाली ये फीलिंग तो मानो उससे हमेशा दूर ही रही थी। लेकिन इस पल वो उसे वहां बैठा देख रहा था, जैसे उसकी स्किन और बोन्स उधड़ गई हो और उसका दिल भारी और दर्द से भरा हो। फिर उसने उस आदमी की आवाज सुनी, जो वीरान भी थी और डरावनी भी। वो मरी कैसे? यूनियन यूनिवर्सिटी में। सलीना हैटी को लेकर प्रिंसिपल्स ऑफिस पहुंची, जहां प्रिंसिपल मार्शल कुछ टीचर्स के साथ पहले से मौजूद थे। नॉक की आवाज सुनते ही सबकी नजर दरवाजे की तरफ चली गई। सलीना को देखते ही प्रिंसिपल मार्शल का हमेशा सख्त रहने वाला चेहरा एक रय मुस्कान में बदल गया। मिस टर्नर, प्लीज कम इन। सलीना और हैटी अंदर आए। प्रिंसिपल मार्शल ने सामने रखी 2 चेयर्स की ओर इशारा किया। मिस टर्नर आज यहाँ मुख्य रूप से यूनियन यूनिवर्सिटी की कंपटीशन के दौरान हुई उस प्रॉब्लम पर बात करने आई हैं। सलीना और हैटी बैठ गईं। प्रिंसिपल मार्शल की बात सुनकर सलीना हल्का सा मुस्कुराई। प्रिंसिपल मार्शल, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि इस मैटर का यूनियन यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। भले ही डायरेक्टली जुड़ा ना हो, लेकिन ये स्कूल की डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी तो है, प्रिंसिपल मार्शल ने सलीना को देखते हुए कहा। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम बच नहीं सकते। सलीना मुस्कुराए और चुपचाप प्रिंसिपल के आगे बोलने का इंतजार करने लगी। प्रिंसिपल मार्शल बिना पलक झपकाए सामने बैठी लड़की को देखने लगी। टर्नर फैमिली हमेशा से ही अच्छे जीन्स के लिए जानी जाती थी। हर जनरेशन में कोई न कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान पैदा होता था। ओल्ड मैन टर्नर के 3 बेटे थे। सबसे बड़ा कैपिटल का टॉप कमांडर, दूसरा हेज कंट्री का बेस्ट डॉक्टर और तीसरा। प्रिंसिपल मार्शल की आंखों में उदासी उतर आई। उन्होंने खुद को आगे सोचने से रोका और सामने बैठी उस लड़की पर ध्यान लगाया, जो नव्या से इतनी मिलती जुलती थी। टर्नर फैमिली में बेटियां बहुत कम पैदा होती थीं, लेकिन जब भी होती, उन्हें किसी प्रिंसेस की तरह पाला जाता। कैलम की बेटी बड़ी होकर क्वीन बन चुकी थी। अचानक प्रिंसिपल मार्शल मुस्कुराई। मिस टर्नर, इस इंसिडेंट के पीछे पूल फैमिली का हाथ है। आपका क्या प्लान है? सलीना के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। पूल फैमिली सिर्फ रिसर्च इंस्टीट्यूट के आधे हिस्से की मालिक नहीं है, बल्कि पूरा इंस्पेक्शन ब्यूरो भी उन्हीं के कंट्रोल में है। पूल फैमिली की फाउंडेशन को हिलाना इतना इजी नहीं है। इतना ही नहीं, प्रिंसिपल मार्शल ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मेरी जानकारी के अनुसार पूल फैमिली का यंग लीडर सरफेस पर दिखने वाली ताकत के अलावा एक इक्वली पावरफुल फोर्स भी कंट्रोल करता है। मुझे सिर्फ उस रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंटरेस्ट है जिस पर पूल फैमिली ने आधा कंट्रोल ले रखा है, सलीना शांत स्वर में बोली। जो टर्नर फैमिली का नहीं है, उसमें मैं इंटरफियर नहीं करूंगी। प्रिंसिपल मार्शल की आंखों में हल्की सी सख्ती चमकी। मिस टर्नर, क्या आप अपने लिए जस्टिस मांगना छोड़ने वाली हैं? सलीना ने सिर हिलाया। रिवेंज तो लिया जाएगा। मैं इतनी महान नहीं हूं कि जिसने मुझे मारने की कोशिश की, उसे छोड़ दूं। तो रिवेंज लेने का तरीका क्या होगा? सलीना के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि पूल फैमिली के पेट्रियार्क के दिल पर कौन सा वार सबसे ज्यादा असर करेगा। प्रिंसिपल मार्शल ने हल्की हंसी के साथ कहा। डेक्स्टर की जिंदगी में 2 ही चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं, एक पूल फैमिली और दूसरा पूल फैमिली का है। आखिर फैमिली पावर और एक केपेबल है, यही तो किसी फैमिली की हमेशा की प्रॉस्पेरिटी की गारंटी होते हैं।
सलीना ने एक हाथ से अपनी ठुड्डी थामी और धीमे से बोली, दुर्भाग्य से न पूल फैमिली को गिराना आसान है और न ही क्राइस्ट को। प्रिंसिपल मार्शल ने सलीना के चेहरे पर आए उस हल्की सी साई को देखा और उनका एक्सप्रेशन नर्म पड़ गया। क्योंकि तुमने अभी सही डायरेक्शन नहीं पकड़ी है। सलीना ने साफ और शांत आंखों से उनकी तरफ देखा। अगर प्रिंसिपल मार्शल ने यूनियन यूनिवर्सिटी कंपटीशन में सलीना का परफॉर्मेंस न देखा होता तो शायद वो सच में उसे इनोसेंट समझ बैठती। लगता था टर्नर फैमिली के सभी लोग एक जैसे ही थे, बाहर से प्योर और अच्छे और अंदर से पूरी तरह शार्प और कैलकुलेटिंग। प्रिंसिपल मार्शल की आवाज़ में हल्की सी नॉस्टैल्जिया घुल गई। यूनियन यूनिवर्सिटी कंपटीशन में तुम्हारे परफॉर्मेंस ने जोन 6 के हायर अप्स का ध्यान खींचा है, लेकिन कुछ दूसरे जोन्स तुम्हारी एंट्री को फर्स्ट और सिक्स्थ जोन्स में ब्लॉक कर रहे हैं। सलीना ने ब्लिंक किया और सिर हिलाया। प्रिंसिपल मार्शल, आप ज्यादा सोच रही हैं। मैंने कभी जोन 6 में एंटर करने के बारे में सोचा ही नहीं। उसकी आइडेंटिटी मिलिट्री पावर स्ट्रगल्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं थी। प्रिंसिपल मार्शल हैरान हो गईं। तुम नहीं जाओगी? सलीना का एक्सप्रेशन बिल्कुल फर्म था। नो, मैं नहीं जाऊंगी। प्रिंसिपल मार्शल ने सलीना को घूर कर देखा। उनकी आंखों में इमोशंस उलझने लगे। टर्नर फैमिली के लिए रिवेंज लेने का सबसे तेज तरीका यही है, जोन 6 में जाना और पावर छीन लेना। क्या तुमने इस पर सोचा है? सलीना मुस्कुराए। मेरे पास अपना तरीका है। टर्नर फैमिली से छीनी गई हर चीज वापस लेने का और उनका बदला लेने का। प्रिंसिपल मार्शल कुछ पल सोचती रहीं और अचानक जैसे उन्हें कुछ समझ आ गया। दी एंडरसन फैमिली। सलीना इनकार करने ही वाली थी, लेकिन प्रिंसिपल मार्शल का एक्सप्रेशन देखकर वो चुप रह गई। वो डिनाई नहीं कर पाई क्योंकि उसके पास ऐसा करने की कोई ठोस वजह ही नहीं थी। और वैसे भी ऑसवाल्डो को स्केपगोट बनाना पॉसिबल था। आखिर वो एक पावरफुल और हाई स्टेटस फिगर था और उसे बहुत स्पॉइल करता था। जैसा कि उम्मीद थी, प्रिंसिपल मार्शल ने और कुछ नहीं कहा, उल्टा हल्के से सिर हिलाया। एंडरसन फैमिली के मैन थोड़े कोल्ड जरूर होते हैं, लेकिन रिलायबल होते हैं उन प्लेबॉय से कहीं बेहतर। ये पहली बार था जब किसी ने ऑसवाल्डो की तारीफ सलीना के सामने की थी। सलीना खुशी से मुस्कुरा उठी। सलीना के डिसीजन के बाद प्रिंसिपल मार्शल ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर सकी। बस इतना कहा, पूल फैमिली के मामले की हम पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एविडेंस तैयार होते ही तुम्हें दे दिया जाएगा। थैंक यू, प्रिंसिपल मार्शल, सलीना ने मुस्कुराकर कहा। बात खत्म होने के बाद प्रिंसिपल मार्शल खुद सलीना को बाहर तक छोड़ने आई। गेट के पास पहुंचकर उन्होंने सलीना को आवाज दी, मिस टर्नर। सलीना बिना हैरानी दिखाए पलट गई। अगर कोई खास वजह न होती तो बिजी प्रिंसिपल न उसे बुलाती, न खुद बाहर तक छोड़ने आती। प्रिंसिपल मार्शल ने गेट के पास खड़े मिलिट्री स्कूल स्टूडेंट्स की तरफ देखा, जो दूर से हाथ हिला रहे थे। उनका सख्त चेहरा थोड़ा नर्म पड़ा और उन्होंने आवाज धीमी कर दी, याद रखना, अगर कभी कोई अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम आए या टर्नर फैमिली के साथ कुछ भी हो तो यूनियन यूनिवर्सिटी आना और मुझसे मिलना। सलीना थोड़ा चौंकी और प्रिंसिपल मार्शल को देखा, लेकिन प्रिंसिपल ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो अब भी स्टूडेंट्स को ही देख रही थी, एक्सप्रेशन बिल्कुल फ्लैट, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ सा, जैसे वो सब कुछ सलीना की इमेजिनेशन ही हो। सलीना ने उन्हें कुछ देर देखा, फिर अचानक मुस्कुरा दी। आई अंडरस्टैंड, थैंक यू, प्रिंसिपल मार्शल। प्रिंसिपल मार्शल ने हाथ हिलाया। अब जाओ। सलीना ने सिर हिलाया और हैटी को लेकर वहां से चली गई। कार में बैठने के बाद सलीना की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। हैटी ने उसकी तरफ देखा। सलीना, क्या हुआ?
प्रिंसिपल मार्शल के बोलने के बाद से सलीना के इमोशंस बदले बदले से लग रहे थे। सलीना ने सिर झुकाया, कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। नथिंग। प्रिंसिपल मार्शल के पास जो भी सीक्रेट था, वो एक न एक दिन सामने आ ही जाना था। का सलीना को वापस उस छोटी सी विला तक ले आई। बटलर ने बताया, मैडम, यंग मास्टर स्टडी में हैं और मिस्टर जॉर्डन भी वापस आ गए हैं। लूक कैपिटल लौट आया। सलीना चौंक गई और तुरंत स्टडी की तरफ बढ़ी। आमतौर पर अगर कोई बहुत ज़रूरी बात न हो तो लूक को इतनी दूर वापस राजधानी नहीं आना चाहिए था। उसके बारे में ज़्यादा जानकारी क्रीफिया में मिल सकती थी। स्टडी रूम में गहरी खामोशी थी। काफ़ी देर बाद आखिरकार लूक की आवाज़ गूंजी। वो लोग जंग में मारे गए। हमने जो भी सैनिक भेजे थे, सब बैटल में मारे गए। जब उसे ढूंढा गया तो वो बीच में खड़ी थी, चारों तरफ लाशों का ढेर था। उसे टॉर्चर या अब्यूज नहीं किया गया था, लेकिन उसका दिल बुरी तरह डैमेज हो चुका था। फेडरेशन ने इससे ज़्यादा कोई डिटेल पब्लिक नहीं की और आगे कुछ पता लगाना भी मुमकिन नहीं था। एक पल के लिए आसपास की स्पेस और टाइम जैसे फ्रीज हो गई, बिल्कुल किसी रुकी हुई फिल्म की तरह। ऑस्वाल्डो ने नज़रें झुका लीं। लूक उसका एक्सप्रेशन साफ नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसकी फीकी और कांपती भौं से उस आदमी की घुटन और बेचैनी साफ महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद ऑस्वाल्डो अचानक खड़ा हुआ और फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास चला गया। उसकी गहरी अंधेरी नज़रें बाहर टिकी थीं। भूरे रंग के कॉरिडोर में एक पतली सी आकृति टहलती हुई आगे बढ़ रही थी। हवा चली और खिले हुए प्लम ब्लॉसम्स बर्फ के फाहों की तरह उड़ते हुए उसके काले बालों पर आ गिरे। वो उसकी तरफ बढ़ रही थी। हवा में फूलों की मीठी खुशबू घुल गई। पास की सूखी टहनियों पर हरे हरे नए कली पत्ते निकल आए थे। सर्दी अब खत्म होने वाली थी। लूक ने अपने सारे इमोशंस दबाए और कहा, मैं खुद फेडरेशन जाऊंगा। कहते हुए वो दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खोल दिया। दरवाज़ा खटखटाने के लिए उठी सलीना की हथेली हवा में ही रुक गई जैसे ही उसने लूक को देखा। वो पलकें झपकाकर बोली, मिस्टर जॉर्डन। लूक एक तरफ हट गया। लेडी सलीना, लिया से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपके हस्बैंड को दे दी है और आपका स्क्रिप्ट भी जल्द रिलीज होने वाला है। सलीना की सारी शंकाएं उसी पल खत्म हो गईं, तो वो उसके लिए जानकारी देने आया था। सलीना ने लूक की तरफ मुस्कुरा कर देखा, धन्यवाद कहने ही वाली थी कि अचानक उसकी नज़र विंडो के पास खड़े ऑस्वाल्डो पर पड़ी और वो तुरंत समझ गई। उसका मूड ठीक नहीं था। सलीना की मुस्कान हल्की पड़ गई। मुझे थोड़ा काम है, तो मैं पहले चली जाती हूँ। लूक ने सलीना की तरफ देखा। उसका मूड अजीब सा उलझा हुआ था। उसने आवाज़ धीमी की, मिसेस एंडरसन, आपके हस्बैंड का मूड खराब है, उसे चीयर अप करने की कोशिश करना। इतना कहकर वो चला गया। सलीना थोड़ी कंफ्यूज्ड सी थी। वो ऑस्वाल्डो के पीछे गई, अपना हाथ उसकी कमर के चारों ओर लपेटा और सिर थोड़ा बाहर निकालकर उसके प्रोफाइल को देखते हुए धीरे से पूछा, क्या हुआ? ऑस्वाल्डो ने नीचे देखा। उसके बगल में खड़ी लड़की सिर झुकाकर उसे देख रही थी। उसकी आंखों में नरमी थी, अपनापन था और कोई ऐसा भाव भी जिसे सलीना समझ नहीं पा रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर उसके सामने रखे उन पतले, नाजुक हाथों को थाम लिया। फिर मुड़ा और उसे साथ लेकर चल पड़ा। चलो। सलीना की पलकों में हल्की सी कंपन हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो चुपचाप उसके साथ चल दी। जाते जाते लूक ने पीछे मुड़कर उन दोनों को एक साथ खड़ा देखा। अचानक उसे लगा, शायद किस्मत सच में होती है। ये दो लोग, जिनका कभी कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, आज एक कपल बन चुके थे। उसने नजरें हटा ली
ऊपर आसमान की तरफ देखा और हल्की सी सांस भरी। कोई इंसान अचानक इतना बदल कैसे सकता है? जैसे दो अलग अलग लोग हों। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है। शुरू से ही वो दो अलग लोग थे। बस अफसोस इस बात का था कि टर्नर फैमिली की असली बेटी आखिरकार जिंदा नहीं रह पाई। लूक को कुछ दिन पहले की अपनी इन्वेस्टिगेशन याद आई। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। ऑस्वाल्डो सलीना को लेकर कैबिनेट के पास ले आया। उसने रेड वाइन की एक बोतल खोली। 2 गिलासों में भरकर एक गिलास सलीना की तरफ बढ़ा दिया। सलीना ने हैरानी से उस वाइन को देखा। गहरे लाल रंग की वाइन, आदमी की लंबी उंगलियों के साथ मिलकर अजीब सी मोहक लग रही थी। सलीना के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी जब उसने सामने खड़े आदमी को देखा। ऑस्वाल्डो ने उसे कभी ड्रिंक करने नहीं दिया था और आज वो खुद उसे वाइन दे रहा था। ऑस्वाल्डो ने अपना माथा उसके माथे से टिकाया। उसके होंठ बस कुछ ही सेंटीमीटर्स दूर थे। वो फुसफुसाया, दुनिया की सबसे खूबसूरत रोज के नाम। सलीना ने उस आदमी का जादुई सा चेहरा देखा। उसकी बेइंतहा नरमी के बावजूद वो उसकी आंखों में छुपी गहरी भावनाएं देख पा रही थी। एक पल बाद सलीना ने वाइन का गिलास ले लिया। उसके चेहरे पर मीठी सी मुस्कान आ गई। अगर मैं ड्रंक हो गई तो तुम मुझे बुली नहीं करोगे। जब ऑस्वाल्डो उसे नहला रहा था, वो इतनी थकी हुई थी कि जाग नहीं पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे कुछ पता ही नहीं था। बाद में वो सलीना को कुछ ऐसा याद आ गया जिसे शब्दों में कहना मुश्किल था। उसके गाल एकदम लाल हो गए। ऑस्वाल्डो ने उसकी शर्मीली और गिल्टी सी एक्सप्रेशन देखी। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। ओके, मैं बुली नहीं करूंगा। उसकी एश्योरेंस से सलीना को राहत मिली। उसने हल्के से गिलास टकराया, सिर पीछे किया और अपने हाथ की वाइन पी गई। प्रिंसिपल मार्शल एक लंबे कॉरिडोर से गुजर रही थी। कॉरिडोर बहुत गहरा था, दूर तक फैला हुआ। दीवारों पर अलग अलग म्यूरल्स उकेरे गए थे। काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया था। ठंडी सफेद रोशनी ने इस जगह को और भी सन्नाटेदार बना दिया था। कदमों की आवाज गूंज रही थी। कॉरिडोर के आखिर में एक कमरा था। प्रिंसिपल मार्शल बिना रुके दरवाजे तक पहुंची और उसे खोल दिया। उसी पल अंदर से एक भारी, बैठी सी आवाज आई। क्या सब खत्म हो गया? प्रिंसिपल मार्शल ने हाथ में पकड़ी चीज नीचे रखी और आगे बढ़कर पर्दे खींच दिए। कमरा पल भर में अंधेरे में डूब गया। आप अभी अभी होश में आए हैं, उन्होंने कहा। आपकी आंखें अभी लाइट के लिए रेडी नहीं हैं। बच्ची कैसी है? वो ठीक है। प्रिंसिपल मार्शल की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक रहसी खुशी झलक रही थी। उसने सबकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा अच्छा किया है। उस तरफ से लंबी चुप्पी छा गई। प्रिंसिपल मार्शल की भौहें सिकुड़ गईं। आप खुश नहीं लग रहे, क्यों? जो इन्फॉर्मेशन तुमने मुझे दी थी। आवाज फिर आई। क्या वो उसकी पूरी डेटा थी? मुझे वो बेंजामिन से मिली थी। प्रिंसिपल मार्शल बोली, तो गलत नहीं होनी चाहिए। इस बार उनकी भौहें और भी ज्यादा तंग गईं। फिर एक और लंबी खामोशी। इस बारे में बाद में बात करेंगे, प्रिंसिपल मार्शल ने लगभग न सुनाई देने वाली सांस छोड़ते हुए कहा। अभी आराम कीजिए, बेंजामिन थोड़ी देर में आने वाला है। और फिर वो आगे नहीं बोली, क्योंकि आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। शाम को सलीना का नशा उतर चुका था। आखिरकार उसे लिया से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई। वो गार्डन में बैठी, फाइल को हाथ में लिए, बहुत देर तक बिना हिले डुले घूरती रही। लिया उसके पास खड़ी थी। उसने महसूस किया कि सलीना की सांसें ठंडी होती जा रही हैं। उसके दिल में अजीब सी घबराहट उठी। कुछ देर बाद सलीना ने अचानक हाथ उठाया और फाइल को जोर से दूर फेंक दिया।
सलीना के गुस्से और बर्फ जैसी ठंडी एक्सप्रेशन ने लेया को चौंका दिया। ये पहली बार था जब उसने सलीना को इस तरह कंट्रोल खोते देखा था। मैडम, सलीना ने गहरी सांस ली, दिल में उमड़ रहे गुस्से को दबाने की कोशिश की। लेया, पैकिंग करो। वो उठ खड़ी हुई। हम क्रीफिया वापस जा रहे हैं। लेया सन रह गई। क्रीफिया वापस क्यों जा रही हैं आप? उस कमबख्त को मौत के मुंह तक पहुंचाने। सलीना की आंखों में साफ कत्ल की नीयत चमक उठी और लेया बिना एक पल गंवाए सामान पैक करने लगी। सलीना धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी गहरी, बर्फ सी ठंडी नज़रें रिडल फैमिली की दिशा में टिक गईं और उसके दिमाग में वो सारी इन्फॉर्मेशन घूमने लगी जो अभी अभी उसे मिली थी। लिया का एक टीचर था। इन सालों में सलीना को टॉर्चर करने के जितने भी तरीके लिया ने इस्तेमाल किए थे, वो सब उसे उसी तथाकथित टीचर ने ऑनलाइन सिखाए थे। लेडी नवेल को मारना ही उसके लिए काफ़ी नहीं था। उसने बेहद बेरहमी से उनकी बेटी को भी सताया। वो चाहती थी कि लेडी नवेल मौत के बाद भी कभी चैन से न सो पाए। पागल औरत, सलीना ने गुस्से में मुट्ठियां भींच लीं। लेकिन शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस सलीना को इतने सालों तक कंट्रोल करके, टॉर्चर करके रखा गया, वो एक दिन उस कैद को तोड़ देगी और खुद उसे ढूंढने आ जाएगी। सलीना के चेहरे पर ठंडी, जानलेवा आभा उतर आई। बहुत जल्द वो उस औरत को ढूंढ निकालेगी, उसका दिल और चमड़ी नोच डालेगी, उसकी हड्डियां तोड़ देगी और लेडी नवेल और खुद के लिए बदला लेगी। सलीना के हैटी को अपने साथ ले जाने के बाद लियोन पहली बार रिडल फैमिली वापस लौटा। कंपनी से डैफ्नी को पब्लिकली निकाल देने के कारण रिडल फैमिली के अंदर जबरदस्त टकराव मच चुका था। जैसे ही सर्वेंट्स ने यंग मास्टर को लौटते देखा, वो दौड़कर एल्डर्स को खबर देने चले गए। इसलिए जब लियोन हॉल में दाखिल हुआ, रिडल फैमिली के सारे बड़े वहां मौजूद थे। यहाँ तक कि मैडिक्स, जो शहर से बाहर इलाज करा रहा था, उसे भी बुला लिया गया था। पूरा माहौल किसी पावर शो से कम नहीं था। इस अशुभ से सीन को देखकर लियोन ठंडेपन से हंसा। उसने जेब से सिगरेट निकाली, जलाकर एक कश लिया, अपने गुस्से को दबाया और फिर अंदर बढ़ा। एरिका ने अपने बेटे का एक्सप्रेशन देखा और भौहें चढ़ा लीं। हंटर कुछ कह पाता उससे पहले ही एरिका उठी और आगे बढ़ी। हैटी कैसी है? लेडी सलीना के पास बिल्कुल ठीक है। रिडल फैमिली की बेटी बाहर सुरक्षित थी और घर में उसकी हालत मौत के करीब। ये बात हंटर और डैफ्नी के मुंह पर जोरदार तमाचा थी। हंटर ने जोर से मेज पर हाथ मारा। लियोन, इसका क्या मतलब है? वो मेरी बेटी है। तुम मुझे उससे मिलने से कौन होते हो रोकने वाले? और मेरी बेटी को किसी और को सौंपने का तुम्हें क्या हक है? लियोन ने ठंडी हंसी हंसी। अंकल, आप मुझ पर केस कर सकते हैं। हंटर का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। हैटी की मां की मौत का मामला पहले से ही उसके सिर पर लटका हुआ था। वो हैटी के लिए लियोन से खुलकर टकराने की हिम्मत नहीं कर सकता था। ठीक है, उस नालायक लड़की की बात छोड़ो। हंटर गरजा। लियोन, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हें क्या हक है मुझे और मेरी माँ को रिडल कॉर्पोरेशन से निकालने का? हालांकि कंपनी में उसकी पावर लियोन जितनी नहीं थी, फिर भी वो खुद को आधा मालिक समझता था। लेकिन लियोन के एक फैसले ने उसे पावर के केंद्र से बाहर फेंक दिया था। लियोन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। मैंने तुम्हें रिडल्स से निकाल दिया, सो वॉट? हंटर आग बबूला हो गया। लियोन ने हल्के से कहा, अंकल, इतना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके गुनाह गिनने बैठें, तो ये तो बस शुरुआत है। हंटर का चेहरा पल भर में पीला पड़ गया। वो मुड़ा और चिल्लाया, इज़क, यही है वो अच्छा बेटा जिसे तुमने पाला है। इज़क ने अपने बेटे को देखते हुए भौहें सिकोड़ लीं।
आमतौर पर लियोन अपने एल्डर्स से खुलेआम टकराव नहीं करता था, जब तक कि वो सच में गुस्से में न हो। इज़क का सिर दर्द करने लगा। उसकी आवाज़ ठंडी हो गई। हंटर, याद रखो, ये मेरा बेटा है, रिडल फैमिली का हेड। तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे वो कोई अपराधी हो, जिससे सबके सामने पूछताछ हो रही हो। हंटर कुछ बोल न पाया। वो नाराज़गी से डैफ्नी की तरफ मुड़ा। माँ, देखिए ना, ये लोग हद से ज़्यादा कर रहे हैं। डैफ्नी ने अपने पोते को देखा। रिडल्स से निकाले जाने और बेइज्जती का गुस्सा उसके अंदर था, लेकिन उसे याद था कि गलती पहले उसी से हुई थी। काफी मुश्किल से उसने अपना गुस्सा दबाया। लियोन, वो बोली, उस दिन तुम्हारे अंकल और मैं, हमारा वो मतलब नहीं था। हमें नहीं पता था कि हैटी सच में इतनी बीमार है। हैटी अब कुछ दिनों से शांत है। कल हंटर और मैं उसे देखने जाएंगे और फिर उसे वापस काम पर आने देंगे। लियोन ने अपनी दादी की तरफ देखा। उसे हमेशा लगता था कि उसकी दादी बस आसानी से बहक जाती हैं। ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन इस पल उसे समझ आ गया। हंटर की खुली बुराई से भी ज्यादा क्रूर डैफ्नी का वो तरीका था, जिसमें वो एक हाथ से कैद करती थी और दूसरे हाथ से बेरहमी से चोट पहुंचाती थी। अंकल को कंपनी में वापस आने का मौका कभी नहीं मिलेगा, लियोन ने ठंडे स्वर में कहा। बिल्कुल वैसे ही जैसे पेनेलोपी को। उसे भी जिंदगी में कभी रिडल फैमिली में लौटने का मौका नहीं मिलेगा। डैफ्नी का चेहरा बदल गया। उसने सख्त लहजे में कहा, इसका क्या मतलब है कि पेनेलोपी कभी वापस नहीं आएगी? क्या सलीना ने फिर कुछ किया है? वो पहले ही पेनेलोपी को जेल भिजवा चुकी है। अब और क्या चाहती है? आखिर में वो रो पड़ी। वो छोटी बदमाश। अगर वो मुझसे नफरत करती है और बदला चाहती है, तो पेनेलोपी को क्यों निशाना बनाती है? मेरी बेचारी पेनेलोपी। लियोन की आंखों में ठंड और गहरी हो गई। वो बिना किसी भावना के हंसा। अगर मैं चाहूं कि पेनेलोपी मर जाए, तो डैफ्नी की तीखी आवाज वहीं जम गई। उसने आंखें फैलाकर लियोन को देखा। फिर जैसे ही उसके शब्दों का मतलब समझा, वो चीख पड़ी, लियोन, क्या तुम पागल हो गए हो? पेनेलोपी तुम्हारे साथ बचपन से पली बड़ी है। तुम उसे मौत के मुंह में कैसे धकेल सकते हो? क्या सलीना ने तुम्हें कुछ कहा है? वो हैटी और मेरे बीच फूट डालना चाहती है, और अब तुम्हें भी भड़काया है। वो शैतान औरत। उसकी गालियां लियोन के और ठंडे होते एक्सप्रेशन को देखकर अचानक रुक गईं। लियोन की बर्फीली नज़र के नीचे डैफ्नी का दिल कांप उठा। लियोन, तुम दादी को ऐसे क्यों देख रहे हो? लियोन ने उसे घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी। ग्रैंडमा, तुम्हें एक सच्चाई समझनी होगी। हैटी रिडल फैमिली की ग्रैंडडॉटर है। सलीना रिडल फैमिली की ग्रैंडडॉटर है। और आंट नवेयर रिडल फैमिली की बेटी थी। सिर्फ वही मेरे असली रिडल ब्लड लाइन है। रिडल फैमिली सिर्फ अपने खून के लिए खड़ी होती है। बाकी ये बिल्ली कुत्ते, उन्हें मेरे रिडल क्लैन में घुसने का कोई हक नहीं, और ना ही वो इस काबिल हैं कि उनके लिए रिडल फैमिली अपने ही ब्लड लाइन को चोट पहुंचाए। तुमने अपनी आधी जिंदगी में ये बात कभी समझी ही नहीं। इस पल से इसे अच्छे से याद रखो। हैटी, सलीना और नवेयर, यही मेरी रिडल फैमिली की असली लेडीज हैं। बाकी किसी को रिडल फैमिली का मेंबर कहलाने का हक नहीं। बेहतर होगा कि तुम इसे याद रखो और अपनी ही ग्रैंडडॉटर को नीचा दिखाना और चोट पहुंचाना बंद करो। वरना जिनकी तुम्हें परवाह है, उन्हें गायब कर देना मेरे लिए बस एक शब्द का खेल है। समझी? मैनी के पास खड़ी केटलिन लियोन की बातें सुनते ही एकदम सफेद पड़ गई। लियोन की नज़र में केटलिन की मौजूदगी बस एक आवारा बिल्ली या कुत्ते जैसी थी, जिसे कभी भी फेंका जा सकता था, या चाहे तो यूं ही मार दिया जाए। दिल में गहरी कड़वाहट और उदासी लिए
केटलन को अचानक अपनी कलाई में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने सिर घुमाकर देखा। उसकी माँ मैनी उसकी कलाई को अब तक की सबसे ज्यादा ताकत से पकड़े हुए थी। मैनी ने सिर झुका रखा था, इसलिए दूसरों को उसका एक्सप्रेशन साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन केटलिन की नज़र से वो अपनी माँ के चेहरे के निचले हिस्से पर छिपी वहशियत साफ देख पा रही थी। डर से केटलिन कांप उठी। डर इतना ज्यादा था कि वो दर्द से चीखने की हिम्मत भी नहीं कर पाई। वो बस चुपचाप मैनी को अपनी कलाई पकड़े रहने देने पर मजबूर थी। डैफ्नी की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लियोन इतनी बेरहम बातें कह सकता है। गुस्से में उसने चिल्लाकर कहा, वनेसा और एक रिडल फैमिली के मेंबर हैं, और पेनेलोपी मेरी ग्रैंडडॉटर है जिसे मैंने अपने हाथों से पाला है। वो भी रिडल फैमिली का हिस्सा हैं। लियोन ने लापरवाही से जवाब दिया, हैटी और मैं उन्हें नहीं मानते। तो फिर वो होते कौन हैं? डैफ्नी का पूरा शरीर कांप उठा। वो चीख पड़ी, अगर तुम उन्हें नहीं मानते तो मैं मानती हूँ। लियोन, क्या तुम मुझे भी रिडल फैमिली से निकालने की हिम्मत रखते हो? लियोन ने ठंडी हंसी हंसी, अगर आप जिद पर अड़ी हैं तो ये भी नामुमकिन नहीं है। आखिरकार ग्रैंडमा, आप भी तो रिडल फैमिली की सिर्फ आधी मेंबर हैं। इन सालों में आपने इसी आधी पहचान के सहारे दो बाहरी लोगों के लिए रिडल फैमिली की बेटी की मौत होने दी, रिडल फैमिली की ग्रैंडडॉटर को नुकसान पहुंचाया और एक और ग्रैंडडॉटर को छोड़ दिया। रिडल फैमिली के लिए आपके ये गुनाह माफ करने लायक नहीं हैं। डैफ्नी गुस्से से लड़खड़ाकर पीछे गिर गई। वो कांपते हाथों से लियोन की तरफ इशारा करती हुई बोली, तुम बाकी रिडल फैमिली इस पूरे सीन को ठंडे दिल से देख रही थी। कोई भी आगे बढ़कर रोकने नहीं आया। हंटर ने अपनी मां को संभाला और गुस्से से गर्जा, इज़क, क्या तुम बस खड़े रहोगे और अपने बेटे को मेरे साथ ऐसा करने दोगे? इज़क की आवाज़ ठंडी थी। क्या लियोन ने कुछ गलत कहा? मेरी बहन मर गई, मेरी भतीजी बचपन से मानसिक बीमारी झेलती रही, और मेरी परपोती खुद को रिडल फैमिली का हिस्सा तक नहीं मानती। ये सब क्या तुम्हारी वजह से नहीं हुआ, माँ? दो ऐसे लोगों के लिए जिनका रिडल फैमिली से कोई लेना देना नहीं, आप अपनी ही बेटी और ग्रैंडडॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? माँ, आप इतनी कंफ्यूज्ड कैसे हो सकती हैं? डैफ्नी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन जब उसने चारों तरफ ठंडी और दोष लगाने वाली नज़रें देखीं, तो उसके दिल में डर बैठ गया। हंटर ने गुस्से में कहा, नवेया अपनी मर्जी से गई थी, इसमें हमारी माँ का क्या कसूर? और वो शैतान हैटी जिसने जानबूझकर अपने अजन्मे भाई की मौत करवाई, क्या उसे सबक नहीं सिखाया जाना चाहिए? और रही बात सलीना की, तो उसने बगावत की और तुम सबको एल्डर्स के खिलाफ भड़काया। ऐसी बेटी को अगर मां न माने तो इसमें गलत क्या है? रिडल फैमिली ने तिरस्कार भरी हंसी हंसी। कोई भी उस दूसरे यंग मास्टर को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं था, जो पूरी तरह एक फॉक स्पिरिट के वश में आ चुका था। अब तक चुप बैठे, आंखें बंद किए मैडेक्स ने आखिरकार बोलना शुरू किया। लियोन, अंदर चलो, कहते हुए वो अपनी छड़ी के सहारे आगे बढ़ गया। लियोन की आंखों में हल्की सी चमक आई। वो एरिका की तरफ मुड़ा और बोला, मॉम, ग्रैंडमा पर नजर रखना, उन्हें टर्नर फैमिली के पास फिर से बवाल करने मत देना। इस बात का जिक्र होते ही वहां मौजूद ज्यादातर रिडल फैमिली के चेहरों पर साया सा छा गया। डैफ्नी का पिछला तमाशा वाकई शर्मनाक था। एरिका ने प्यार से अपने बेटे का कॉलर ठीक किया। वो बस एक औरत है जिसका कोई नाम या रुतबा नहीं। मैं उसे रिडल फैमिली के अंदर संभाल सकती हूँ, और तुम भले ही कितने बिजी क्यों न हो, अपनी सेहत को नज़रअंदाज मत करना।
लियोन हल्का सा मुस्कुराया, हाथ जेब में डाले और धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। लियोन मैडक्स के स्टडी रूम में दाखिल हुआ। ग्रैंडपा, उसकी आवाज में पूरा सम्मान था। मैडक्स ने अपने पोते को देखा और पूछा, तुमने अचानक सलीना को रिडल फैमिली में मान्यता दे दी? क्या टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली के बीच कुछ हुआ है? लियोन की आंखों में हल्का सा व्यंग्य था। ग्रैंडपा, ग्रैंडमा ने कियरा को चुना और आंट नवेया को छोड़ दिया। आपका क्या? अपनी उस बेटी का जिक्र होते ही, जो बरसों पहले मर चुकी थी। मैडक्स की आंखों में कोई बदलाव नहीं आया। तुम टर्नर फैमिली की हालत जानते हो, उसने कहा। उस वक्त रिडल फैमिली उसे बचा नहीं सकती थी। लियोन ने नजरें झुका ली ताकि अपनी भावनाएं छुपा सके। तो सलीना का क्या? आप और ग्रैंडमा उसकी मौजूदगी के बारे में तो बहुत पहले से जानते थे, लेकिन अपनी ग्रैंडडॉटर की परवाह करने के बजाय उन्होंने कियरा की बेटी को पालना चुना। मैडक्स ने नजरें फेर लीं। मैं नवेया के लिए काफी नहीं कर पाया, लेकिन मुझे पूरी तरह बेरहम मत समझो। कई चीजें उतनी आसान नहीं होती जितनी तुम्हें लगती हैं। नवेया की जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत थी कि कैलम उससे प्यार करता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती भी उसी आदमी की वजह से आई। अगर उस वक्त वो कैलम से प्यार न करती तो सब कुछ अलग होता। लियोन ने बिना भाव के मुस्कुरा कर कहा, लेकिन आंट नवेया के लिए सच ठीक उल्टा है। उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी किस्मत यही थी कि उसे कैलम जैसा आदमी मिला, और उसने भी उसे उतना ही गहराई से चाहा। और उसकी सबसे बड़ी बदकिस्मती आप जैसे पेरेंट्स थे। मैडक्स चुप रहा। लियोन ने अपने सारे इमोशंस दबाते हुए कहा, ग्रैंडपा, आपने मुझसे पहले पूछा था कि टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली के बीच क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। वो पल भर रुका। मुझे लगता है अब ये साफ है। मिस टर्नर अपने पेरेंट्स का बदला चाहती है। वो टर्नर फैमिली की हर चीज वापस लेना चाहती है, और जिसने भी टर्नर फैमिली को नुकसान पहुंचाया है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। काफी देर तक मैडक्स खामोश रहा, फिर उसने हाथ हिलाया। तुम जा सकते हो। लियोन स्टडी रूम से बाहर आया और धीरे से लंबी सांस छोड़ी। लोग कहते थे डैफ्नी पक्षपाती और कंफ्यूज्ड है। ये बात वो मानता था, लेकिन मैडक्स भी ऐसा निकलेगा, ये उसने नहीं सोचा था। लियोन ने ऊपर अंधेरे होते आसमान की तरफ देखा। रिडल फैमिली के हालात इतने उलझे हुए कब हो गए? सलीना ने अचानक क्रीफिया लौटने की बात कही। उसी वक्त लेया ने सामान पैक किया और ऑस्वाल्डो को कॉल कर दिया। इसलिए जब सलीना और लेया बाहर निकलीं, तो सामने से आते ऑस्वाल्डो से उनकी टक्कर हो गई। सलीना की गहरी आंखों में हल्की सी खुशी चमक उठी। मैं तो अभी तुम्हें ढूंढने ही वाली थी। ऑस्वाल्डो ने झुककर उसके होंठों पर हल्का सा किस किया। क्या बात है? मुझे क्रीफिया में कुछ हैंडल करना है, सलीना ने लाल होते गालों के साथ कहा। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऑस्वाल्डो ने उसे कुछ पल तक देखा, फिर उसे उठाकर पैसेंजर सीट पर बैठाया और गाड़ी तेजी से एयरपोर्ट की ओर बढ़ गई। सलीना ने उस आदमी की बेहद खूबसूरत प्रोफाइल को देखा। तुम्हें मेरे साथ वापस आने की जरूरत नहीं है। ऑस्वाल्डो पहले ही बहुत बिजी था। वो जिद करके उसे हर जगह अपने साथ नहीं बांधना चाहती थी। ऑस्वाल्डो ने पलकें झुका लीं, अपनी आंखों में छुपी गहराती अंधेरे को छुपाते हुए। पहले ऐसी बात सुनकर उसे लगता था कि सलीना जरूरत से ज्यादा इंडिपेंडेंट है और उसे सहारा लेने का एहसास ही नहीं, लेकिन आज वही शब्द उसे बिल्कुल अलग तरह से चुभे।